हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी तक हम नेशनल इनकम वाला चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। तो नेशनल इनकम में अब तक जो हम कर चुके हैं, अब हम उससे आगे वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हमने देखे नेशनल इनकम के, ठीक है। ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 4 आपको टर्म्स बताई थी जो कि मार्केट प्राइस पर थी। सेम इसी तरीके से आज हम 4 टर्म्स देखेंगे जो कि फैक्टर कॉस्ट पर होगी। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है, जो फैक्टर्स किसी भी प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, उनको जो पे किया वो है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ऑनर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो भी एक फैक्टर होता है। प्रोड्यूसर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। वो क्या करता है? सारे रिसोर्सेज को असेंबल करके देता है ना, तभी लेबर उस पर काम करती है, तभी वो प्रोडक्शन होता है। तो जो ऑनर है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है ना। तो जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, वो फैक्टर सर्विसेज विदाउट टैक्स, है ना, कोई टैक्स नहीं होता उसमें। टैक्स किस में होता है? जब हम सारी फैक्टर सर्विसेज में टैक्स को ऐड करते हैं तो वो मार्केट प्राइस बनता है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता, और फैक्टर कॉस्ट सिर्फ फैक्टर कॉस्ट होती है, उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट मींस इनकम, जो भी फैक्टर कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्शन की, वो हाउस होल्ड सेक्टर की क्या है? इनकम है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया था प्रोडक्ट से, वो देखा था जितनी हमारी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रही है वो क्या था? जीडीपी एंड एमपी। उससे 4 कॉन्सेप्ट था, 4 टर्म्स जो आपको बताई थी, उसमें से कोई भी टर्म पूछी हो उसको उसमें आप कन्वर्ट कर सकते थे, वो 3 कॉन्सेप्ट को यूज कर जो आपको बताए थे, ठीक है। अब जो हम देखेंगे, अगर अब हम क्या लेते हैं, अब हम प्रोडक्शन नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे? इनकम, ठीक है। हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, अगर हम सभी की इनकम ले लें, इनकम का टोटल कर लें, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? एक तरीके से हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो कैसे लेते हैं? देखो, हमने उसको मेन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी दैट्स की बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं उनकी इनकम क्या है? अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में वो सब कुछ आ जाता है जो भी वर्कर को, एम्प्लॉइज को पे किया जाता है ना। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, प्लस जो रिटायरमेंट जो हम देते हैं पेंशन। अब देखो, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन और एक होती है ओल्ड एज पेंशन। तो जो ओल्ड एज पेंशन है ना, वो हमें इसलिए नहीं मिल रही थी कि हमने किसी एम्प्लॉयर के पास काम किया, एम्प्लॉयर नहीं दे रहा हमें, ठीक है, वो गवर्नमेंट दे रही है एज ए ट्रांसफर पेमेंट, जो बिना कुछ किए हमें मिल रही है। तो वो ट्रांसफर पेमेंट है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो रिटायरमेंट बेनिफिट है या रिटायरमेंट पेंशन है, वो क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने किसी एम्प्लॉयर के पास काम किया है, इसीलिए वो हमें क्या दे रहा है? रिटायरमेंट पेंशन दे रहा है। तो रिटायरमेंट पेंशन एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है, खर्चा है ना, और जो पर्सन्स हैं जो रिटायर हो गए उनके लिए वो इनकम है। तो ये भी क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। प्लस देखो, पीएफ, कुछ सोशल सिक्योरिटीज के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, पीएफ का पैसा होता है, या ईएसआई, जैसे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल्स में ना, तो वो ईएसआई, तो वो कुछ पैसा उनकी सैलरी में से कटता है ना। और कुछ पैसा, ये एक्ट है गवर्नमेंट का प्रॉपर, ईएसआई एक्ट, पीएफ एक्ट, बोनस एक्ट, जो देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, है ना। तो कुछ अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की इनकम में से डिडक्ट करते हैं वो, और कुछ अमाउंट वो अपनी तरफ से देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये उस एक्ट में लिखा है कि अगर आप कुछ पैसे एम्प्लॉय की सैलरी में से काटोगे तो आपको भी उतना पैसा देना पड़ेगा, और वो दोनों पैसे मिलाकर
एक अलग अकाउंट में, जैसे पीएफ के लिए रखा है तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, जो उनके रिटायर होने के बाद वो पैसा एक साथ उनको दिया जाएगा, ताकि वो आगे का जो अपनी लाइफ है वो इजीली स्पेंड कर सके, है ना। इसी तरह से ईएसआई कंट्रीब्यूशन होता है कि आपको कोई, सपोज अभी तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट हो रही है कंपनी की तरफ से, जॉब नहीं करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो पेमेंट कौन करेगा, तो उसके लिए आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटा जाता है, कुछ एम्प्लॉयर देता है, और फिर एक ईएसआई फंड, प्रॉपर ईएसआई फंड है, डिपार्टमेंट है, वहां डिपॉजिट करा दिया जाता है। तो जैसे ही, तो ईएसआई फंड में क्या होता है, जैसे जो लोग रिटायर हो गए, अब उन्हें कोई बीमार हो गया ना, उनमें से या उनकी फैमिली मेंबर्स में से, तो उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो कार्ड, ईएसआई कार्ड उनको दिया जाता है। तो वो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कि जो एम्प्लॉइज हमारे पास काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी आगे की, आफ्टर रिटायरमेंट की सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज की सैलरी में से हर मंथ हमने काटा, और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने अलग से दिया उनकी सैलरी के अलावा। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉय कौन, जो काम कर रहा है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो तो इसी में से देगा, वेजेस एंड सैलरी में ही इंक्लूडेड है, तो उसको हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। लेकिन एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो इसके अलावा दे रहा है ना, वेजेस एंड सैलरी में इंक्लूड नहीं होता, इसके अलावा वो दे रहा है, तो उसकी तरफ से वेजेस एंड सैलरी तो दे ही रहा है वो एम्प्लॉय को, और क्या पे कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी में उसका कंट्रीब्यूशन भी पे कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से उन लोगों की, हम लोगों की क्या है, इनकम। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय क्या, एम्प्लॉयर, ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही आएगा कंपनसेशन टू, मैं ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज के पार्ट्स बता रही हूँ कि एम्प्लॉइज की इनकम क्या क्या होती है। तो वेजेस एंड सैलरी हो सकता है, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट पेंशन उसकी इनकम होती है जो कि एम्प्लॉयर पे करता है। सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन किसका, एम्प्लॉयर का, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉय का है तो वो वेजेस एंड सैलरी में इंक्लूड होगा, क्योंकि इसी में से देगा ना, जो सैलरी हमने दे दी उसी में से तो काटेंगे, जो सैलरी किसी एम्प्लॉय की है उसी में से तो कट करेंगे, तो वो इसमें इंक्लूड होता है। इसलिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, मतलब एक तरीके से सारे एम्प्लॉइज की इनकम है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जो कि पर्क्स बोलते हैं प्रिक्विजिट, जैसे जो सैलरी के अलावा और फैसिलिटीज एम्प्लॉइज को दी जाती है, रहने के लिए घर दे दिया, है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए उनको गाड़ी दे दी, कन्वेंस दे दिया। अब एम्प्लॉय ही तो पे नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर के लिए तो वो खर्चा है ना, एम्प्लॉयर तो उसको पे करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब वेजेस एंड सैलरी तो मनी कैश के फॉर्म में दे रहा है, लेकिन ये वो बेनिफिट्स है, घर दे दिया तो घर की कॉस्ट, घर का जो पर मंथ का जो रेंट है वो एक तरीके से एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, उसकी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, कन्वेंस दे रहा है, तो उसकी कॉस्ट। तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को कैश नहीं दिए जा रहे लेकिन फैसिलिटीज दी जा रही है, तो ये भी एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है ही ना, और एक तरीके से एम्प्लॉय के लिए क्या है, इनकम है। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉइज को दी जाती हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज गिवन है और इनमें से अगर कुछ भी चीज दे रखी है तो हम इनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड्स हैं, ठीक है। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वेजेस, सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारी चीजें हमें उनको प्लस करना है, ठीक है। तो सारे जो लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं उनकी इनकम सबकी किस में आ गई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में। अच्छा, वो लोग जो प्रोडक्शन सेक्टर में है ना, तो अब उनकी इनकम लेते हैं, वो होता है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस।
ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग हमें पता है क्या होता है, जो भी काम हम कर रहे हैं, बिजनेस है तो बिजनेस को जो ऑपरेट कर रहे हैं उससे जो सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है ना। सपोज हमारा कोई बिजनेस नहीं है लेकिन हमने बिल्डिंग्स ऐसे बहुत सारी बना रखी है, उनको रेंट पर देते तो वो रेंट ही हमारी इनकम है। तो ऑपरेटिंग हमारा ऑपरेशंस क्या है, हमारे बिजनेस हमारा काम क्या है, हम रेंट पर देते हैं, तो उससे जो हमें इनकम हो रही है वो ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो प्रॉफिट, जो लोग बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट का जो पार्ट है, या रेंट, या जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं उनके लिए इनकम क्या है, इंटरेस्ट है ना, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है, जैसे जो बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं या जिन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया, 11th क्लास में हमने पढ़ा था रॉयल्टी, उनको हर मंथली जो इनकम मिलती है तो वो रॉयल्टी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो उन्होंने कुछ ऑपरेट किया, बुक्स बनाई या कुछ नया कुछ ऑपरेट किया है ना, तो उसके लिए उनको रॉयल्टी मिलती है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में बाकी लोगों की इनकम आ गई, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में उन सबकी इनकम आ गई, जितनी टोटल वेजेस है रिटायरमेंट पे किए वो सब कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में। जो लोग अदर एक्टिविटीज में हैं उनकी इनकम कहाँ है, ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब ये जो प्रॉफिट है ना, बिजनेस में देखो जो प्रॉफिट होता है, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से वो 3 हिस्से करता है, 3 शेयर करता है बिजनेस प्रॉफिट के। एक शेयर जो वो शेयर होल्डर को देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज अ डिविडेंड। कंपनी क्या है, सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ऑनर्स को, शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में नहीं देती है, ठीक है। कुछ प्रॉफिट जो है वो अपने पास रखती है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट, है ना। रिटेन्ड प्रॉफिट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रखा, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसी प्रॉफिट में से रखना है। और कॉर्पोरेट कंपनीज पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, तो कंपनीज पर जो भी टैक्स लगेगा कंपनीज पर, वो टैक्स भी इसी प्रॉफिट में से पे किया जाएगा, ठीक है, इसी प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पर, बिजनेस पर जो टैक्स लगता है वो भी इसी प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। और कुछ शेयर होल्डर्स को, ऑनर्स को भी दिया जाएगा, है ना, वो भी बिना प्रॉफिट लिए कुछ तो लेंगे ना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। प्रॉफिट का जो हिस्सा ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनको बोलते हैं डिविडेंड। यानी कि प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट है इसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड, ये तीनों प्रॉफिट में इंक्लूड होते हैं। देखो ये पता होना आपको जरूरी है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया है या डिविडेंड भी दिया है, तो इन तीनों को आप इग्नोर करोगे, तीनों में से कुछ भी दे रखा है तो आप प्रॉफिट लोगे, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी ये तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं। क्लियर है। तो अब जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे उनकी इनकम आ गई सारी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज जिसमें वेजेस, सैलरी, ये सारी चीजें होती हैं। जो लोग अदर एक्टिविटीज में थे उनकी इनकम आ गई। अच्छा, उनका हम क्या करें, जो लोग जैसे मान लो छोटी सी शॉप है, रिटेल शॉप है उनकी, है ना, रिटेल बिजनेस है, छोटी सी शॉप है, उसमें कोई एम्प्लॉय उन्होंने नहीं रखा हुआ, वही ऑनर है और वही एम्प्लॉय का भी काम कर रहे हैं। अब उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम को क्या हम प्रॉफिट बोले, नहीं, प्रॉफिट है तो फिर फैक्टर सर्विसेज, एम्प्लॉय की फैक्टर सर्विसेज, एम्प्लॉय का काम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो उनका जो इनकम है, उनकी इनकम में एक तरीके से सैलरी भी और प्रॉफिट भी दोनों इंक्लूड होते हैं कि आपने जो काम किया उसके बदले में एज ए एम्प्लॉय जो काम किया वो सैलरी भी और प्रॉफिट भी, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स इनकम क्या है, जो बचे हुए छोटे मोटे लोग बच गए जिनकी इनकम को हम अलग नहीं कर सकते, उसकी इनकम में से हम बता नहीं सकते कि कितनी सैलरी है और कितना प्रॉफिट है, ठीक है, कंबाइन है, जैसे रेडी वाले हैं, जो छोटे मोटे हॉकर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम होती है। तो अब देखो ये सभी लोगों की इनकम आ गई, कंट्री में जितने भी लोग हैं सभी लोगों की इनकम आ गई, तीनों चीजों में इंक्लूड हो गई क्या, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम।
कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजेस सैलरी जो भी हमने एम्प्लॉइज को दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, नॉन मॉनेटरी जो भी बेनिफिट्स पे की एम्प्लॉय को, सब कुछ जो भी एम्प्लॉय को दिया वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में। जो लोग अदर एक्टिविटीज में है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी जो भी उनको मिल रहा है वो सब इसमें। और प्रॉफिट में ये तीन चीजें इंक्लूड होती है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ठीक है। और उसके बाद जो बच गए छोटे मोटे लोग जो छोटे मोटे बिजनेस में है, उनकी इनकम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम। तो इस सारी इनकम को हम प्लस करेंगे तो हमारी पूरी कंट्री की इनकम आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या प्लस किया देखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, और क्या प्लस किया, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरी चीज हमने क्या ली, मिक्स्ड इनकम। तो इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो मैंने यहाँ लिख दिया, या तो ये इसी नाम से क्वेश्चन में गिवन होंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। अदरवाइज इनके ये सब पार्ट्स गिवन होंगे, वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, रेंट, प्रॉफिट, ठीक है। तो वो जो आएगा ये हमारी डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। और कैसी, नेट, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट है विदाउट डेप्रिसिएशन, जो काम किया बस उसके बदले में मिला, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये जो आएगा ये क्या बनेगा, एनडीपी। और क्या हमने मार्केट प्राइस पर निकाला, नहीं, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इनको हम लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। यानी कि वो जो 4 कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, 4 टर्म्स जो थी वो मार्केट प्राइस पर थी। मार्केट प्राइस में सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी निकाला, सेल, परचेज और चेंज इन स्टॉक से। उसके बाद वो 4 टर्म्स जो है मार्केट प्राइस पर हमने कैलकुलेट की, जीडीपी एट एमपी आ गया, डोमेस्टिक को नेशनल बना लिया, जीएनपी एट एमपी, उसके बाद ग्रॉस को नेट बनाया, तो नेट एक बार डोमेस्टिक और एक बार नेशनल, एनडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एमपी। और सबकी एम्प्लॉइज, सबकी इनकम का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एनडीपी एट एफसी। अब ऐसे ही एफसी फैक्टर कॉस्ट पर वही 4 टर्म्स हम देखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर हमारे 8 कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। मैं अभी आठों के आठों लिखूंगी, यहाँ पर देखो, हाँ। तो फर्स्ट जो हमने किया था, सबसे पहले क्या निकाला था, पहले हम मार्केट प्राइस पर देख रहे हैं। मार्केट प्राइस पर सबसे पहले कैसे निकाला था, जीडीपी एट एमपी आया था हमारा, ठीक है। कैसे आया था, सेल माइनस परचेज, परचेज को इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, परचेज या इंटरमीडिएट कॉस्ट, प्लस क्या, चेंज इन स्टॉक। तो ये क्या आया था, जीडीपी एट एमपी, फिर इसका हमने क्या बनाया था, जीएनपी एट एमपी। कैसे, जो ये जीडीपी एट एमपी आया वही 3 कॉन्सेप्ट यूज करके डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल, तो क्या प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद 2 हमने नेट लिए, एनडीपी एट एमपी, इसको कैसे कन्वर्ट किया, जीडीपी एट एमपी आया, बस ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट बनाना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है, ठीक है, उस नाम से भी हो सकता है। उसके बाद एनएनपी एट एमपी कैसे कन्वर्ट किया, इनमें से किसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जीडीपी एट एमपी से ही ले रही हूँ, तो जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस को क्या बनाया, नेट, डेप्रिसिएशन माइनस किया, डोमेस्टिक को क्या बनाया, नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया, बाकी सेम है। तो ये 4 हमारे क्या थे, मार्केट प्राइस पर। ऐसे ही अब हम क्या लेंगे, फैक्टर कॉस्ट पर। तो फैक्टर कॉस्ट
सारी जितनी भी फैक्टर कॉस्ट है हमारी कंट्री की उनका प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अभी बताया मैंने, एनडीपी एट एफसी। कैसे? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम। तो ये क्या आया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है, एनडीपी एट एफसी। अब इसके भी सेम ऐसे ही 4 कॉन्सेप्ट, एनडीपी है तो इसको हम क्या बनाएंगे, एनएनपी, नेशनल बना लेते हैं, एनएनपी एट एफसी। तो ये जो एनडीपी एट एफसी आया है मेरे पास, डिफरेंस क्या है, बस एन सेम है, डी और एन का डिफरेंस है, यानी डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी। उसके बाद दो क्रॉस यानी जीडीपी एट एफसी। अब मेरे पास क्या आया, एनडीपी एट एफसी है, मुझे जीडीपी एट एफसी बनाना है तो इसमें से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, वही 3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ठीक है। तो एन को क्या बनाना है, जी, बाकी सब कुछ सेम है, यानी नेट को क्या बनाना है, ग्रॉस। अब ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, क्लियर। उसके बाद जीएनपी एट एफसी था क्या हमारे पास, एनडीपी एट एफसी, नेट को ग्रॉस बनाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे और डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर और 4 ही टर्म्स ये हुई हमारी फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये टोटल मिलाकर 8 टर्म्स यूज होती है हमारी नेशनल इनकम में। अब इन 8 में से नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, है ना। तो नेशनल इनकम जो होती है वो होता है हमारा ये एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो जब भी नेशनल इनकम की बात होती है तो नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। जो हम न्यूज में देखते हैं वो हमारा क्या होता है, जीडीपी एट एमपी, टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट कितनी है। लेकिन एक्चुअल में नेशनल इनकम क्या है, जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन हटाएंगे, यानी कि एनएनपी एट एफसी। अब तो देखो ये मैंने पहले एनडीपी एट एफसी निकाला सारी फैक्टर कॉस्ट को टोटल करके, और यहाँ पहले जीडीपी एट एमपी निकाला, उसके बाद कन्वर्ट किया। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ जीडीपी एट एमपी गिवन है ना, मैं तो भी इनमें से कुछ भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो नेशनल इनकम निकालती हूँ, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, मतलब मुझे क्या बनाना है, एनएनपी एट एफसी। मुझे नेशनल इनकम काउंट करनी है और मेरे पास है क्या, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो इनमें से भी हम एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ग्रॉस है तो ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट, क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल, क्या प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है, बाकी सब कुछ तो चेंज हो गया, बचा क्या, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। यानी कि मुझे मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो वही 3 कॉन्सेप्ट जो तीसरा बताया था, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट वाला। मार्केट प्राइस में क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, या फिर मैं बोलूं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडी माइनस होती है, ठीक है। तो मुझे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं, है ना, और सब्सिडी अगर है तो प्लस कर दूं। या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर मैं माइनस कर दूं, हटा दूं मार्केट प्राइस में से, तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे तीसरी चीज क्या माइनस करनी है यहाँ पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसके बारे में हम पहली वीडियो में देख चुके हैं प्रॉपर्ली। तो जीडीपी एट एमपी को हमने नेशनल इनकम बनाया, एनएनपी एट एफसी बनाया। कैसे बनाया, ग्रॉस को नेट, डेप्रिसिएशन माइनस किया, डोमेस्टिक को नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके। तो मेरा क्या बन गया, नेशनल इनकम। तो इनमें से अगर एक चीज भी आपको पता है ना, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम क्वेश्चन में पूछा है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनएनपी एट एफसी, या जो भी चीज क्वेश्चन में, इनमें से कोई भी टर्म आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। बस आपको पहले एक कैलकुलेट
करना है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, या तो सेल, इंटरमीडिएट कॉस्ट, चेंज इन स्टॉक होगा, या फिर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ये आपको देखना है कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अब देखो मेथड भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये जो हमने निकाला जीडीपी एट एमपी, अब देखो मैंने जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम काउंट की ना, तो ये कौन से मेथड से कैलकुलेट किया? तो जब मैं इस वाले मेथड का यूज करूंगी, यानी कि क्वेश्चन में मुझे सेल, परचेज या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट और चेंज इन स्टॉक दे रखा है, तो मेरा जो मेथड यूज होगा नेशनल इनकम, क्योंकि ये आ जाएगा तो मैं इन आठों में से कुछ भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। नेशनल इनकम भी काउंट कर सकती हूँ, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट भी बना सकती हूँ। तो अगर सेल, परचेज ये चीजें दे रखी हैं, तो मुझे जो मेथड फॉलो करना है, मतलब ये जो जीडीपी एट एमपी आएगा, इस मेथड को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है, ये क्या है, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है? प्रोडक्ट मेथड का यूज करके सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो जीडीपी एट एमपी आएगा। अब जीडीपी एट एमपी आ गया, तो उसका वो तीन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसमें से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, ये इसका नाम है। और अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो हमें सबसे पहले उनको प्लस करके क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी। तो अगर इस तरीके से हम निकालते हैं, तो ये जो मेथड होगा वो हमारा क्या होगा? इनकम मेथड। इसमें हमने इनकम लिया ना, तो ये कौन सा मेथड हुआ? नेशनल इनकम के लिए इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी आएगा। उसके बाद जो भी चीज पूछी है वो तीन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड इसका और होता है एक्सपेंडिचर मेथड, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले अभी आप इनकम मेथड और इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये नोट करना है आपने, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगी। जैसे सपोज आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, सपोज सेल दे रखी है 10,000 और इंटरमीडिएट कॉस्ट है 4,000, ओपनिंग स्टॉक 500, क्लोजिंग स्टॉक 800, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है, और साथ में आपको दिया है सपोज इनडायरेक्ट टैक्स 100, सब्सिडी 80 और कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 50 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 70, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पूछी है, तो नेशनल इनकम पूछी है तो हमें पता होना चाहिए क्या निकालना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो हमें पता है इसमें कौन सा मेथड यूज होगा? प्रोडक्ट मेथड, सॉरी, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड यूज होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि सेल इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें नजर आ रही है और प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? GDPA-MP। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? GDPA-MP। क्या क्या है पहले लिखेंगे, इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। सेल माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये लिखेंगे पहले आप। देन क्या है? चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहां करेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सेल कितनी है? 10,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट 4,000 प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 800 माइनस 500। तो ये कितना है हमारा? 10,000 माइनस 4,000 6,000 प्लस 300। तो 6,300 क्या आया? GDPA-MP। लेकिन हमें क्या चाहिए? NNPA-FC नेशनल इनकम। तो अब NNPA-FC कैसे निकालते हैं? GDPA-MP से पहले लिखेंगे प्रॉपर्ली। तो ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट बनाना है, क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे GDPA-MP कितना आया? 6,300 माइनस डेप्रिसिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 100 प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि 50 माइनस 70 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 100 माइनस 80। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6,300 माइनस 100 प्लस और 50 में से 70 माइनस करेंगे तो माइनस 20 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 20 और माइनस 100 माइनस 80 20। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा 6200 माइनस 40, तो 6160। ये हमारी क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मेथड से मैंने नेशनल इनकम कैलकुलेट की। इसी तरीके से इनकम मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। इनकम मेथड का कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में वही चीजें दे रखी होंगी जो आपको बताया था, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, सैलरी, वेजेस, है ना, ये सारी चीजें गिवन होंगी। तो फिर हम इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम काउंट करेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।